दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन, टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ इतिहास और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग के सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं भारतीय इतिहास के पूर्व मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री को निषिद्ध कर दिया था, यानी उस पर रोक लगा दी थी। आपको बताना है कौन सा राजा था जिसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और उसकी बिक्री को रोक लगाया था। तो सही उत्तर है दोस्तों कुमारपाल। दोस्तों कुमारपाल जो है इसका शासनकाल 1143 से 1172 ईस्वी है। ये अनिल पाटन गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था और जैन धर्म से प्रभावित होकर इसने अपने राज्य में मदिरा यानी शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। दूसरा कथन है कि गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में खानकाह बनाया। यहाँ पर उन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की और उस समय अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी रहा, ये तुगलक वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने गाजी यानी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी और वह निज़ामुद्दीन औलिया से बैर रखता था और उन्हें दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। और उन्होंने औलिया को एक धमकी भरा पत्र भेजा था जिसके उत्तर में औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और इस प्रकार कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गोपाल। दोस्तों शशांक की मृत्यु के बाद एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण रहा और 8वीं शताब्दी के मध्य में अशांति और अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा चुना था। गोपाल 750 से 770 ईस्वी इसने नवीन राजवंश की स्थापना की और उसे पाल वंश कहा जाता है। दोस्तों गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का शासक हुआ और देवपाल को पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना था। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो सही उत्तर है पाल वंश के संस्थापक दोस्तों गोपाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी यानी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी और उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। आपको बताना है। ऑप्शन है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं पाल वंश का सबसे महान शासक देवपाल था। दोस्तों धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवपाल पाल वंश का शासक बना और खालिमपुर लेख, भागलपुर लेख, बादल स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि उसका विस्तार भी किया। वह पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था। आपको बताना है। तो सही उत्तर है कैवर्त। दोस्तों बंगाल के पाल शासकों के बाद जो उनके विरुद्ध कैवर्त कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था।
दोस्तों, पाल के शासक विग्रहपाल के बाद उसके तीनों पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल और रामपाल के बीच संघर्ष हुआ और महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। और उस समय कैवर्त जाति के कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्ययोग के नेतृत्व में विद्रोह किया था। उसने महिपाल की हत्या कर दी और उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा कराई गई थी, किस वंश के शासकों द्वारा? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। और विक्रमशिला जो है 1203 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न उसके लोकेशन से संबंधित है कि विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? तो सही उत्तर है ये भागलपुर बिहार में स्थित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर खजुराहो। दोस्तों, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश का शासन हुआ और प्रारंभिक चंदेल शासकों में हर्ष एक शक्तिशाली शासक था जिसने स्वयं को प्रतिहारों की दासता से मुक्त किया और 950 ईस्वी में धंग चंदेल वंश का राजा बना और यही चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता था। और धंग ने आरंभ में अपनी राजधानी कालिंजर में बनाई थी, लेकिन बाद में उसको खजुराहो स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, धंग का संबंध किस वंश से है? तो सही उत्तर है धंग चंदेल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? तो उत्तर है जय शक्ति। दोस्तों, चंदेल साम्राज्य का जो जेजाक भुक्ति नाम है ये जयशक्ति नामक राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। और महोबा से प्राप्त एक लेख से पता चलता है कि इस वंश के तीसरे शासक जय शक्ति, जिसका प्राकृत में जेजा या जेजा नाम मिलता है, उसने अपने द्वारा शासित प्रदेश का नामकरण जेजा भुक्ति या जेजाक भुक्ति उसी प्रकार किया जिस प्रकार पृथु राजा के नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, कारकोट वंश का शासन कहाँ पर था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों कारकोट वंश का शासक कश्मीर में था और 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। ह्वेनसांग के समय नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे और कश्मीर में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन हुआ था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर है कारकोट वंश का शासन दोस्तों ये आपका कश्मीर में था। अगला प्रश्न है, दिद्दा किस राज्य की प्रसिद्ध रानी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दिद्दा कश्मीर की रानी थी। दोस्तों, कारकोट वंश के बाद कश्मीर में जब उत्पल वंश का शासन हुआ तो इस वंश का पहला राजा अवंती वर्मन था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उसने राज्य शांति और व्यवस्था स्थापित की और विद्रोहियों का दमन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में किसने बांधा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रतिहार। प्रतिहार वंश के शासकों ने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था और उत्तर भारत के इतिहास में प्रतिहारों का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रथम बार उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई थी और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सोलंकी। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। तो याद रखिएगा, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण बिमल शाह ने करवाया था जो चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप जानते हैं दोस्तों, सोलंकी ने। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण तो ये सोलंकियों ने करवाया था।
और दिल्ली के शहर का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली शहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, महेंद्रपाल, अनंगपाल, धर्मपाल या जयपाल। तो सही उत्तर है दोस्तों, दिल्ली शहर का निर्माण अनंगपाल यानी अनंगपाल तोमर 11वीं शताब्दी का शासक था। ये दिल्ली का संस्थापक माना जाता है और इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। दोस्तों काबुल घाटी, देखिए काबुल घाटी और कांधार प्रदेश में जो तुर्की शाही वंश, उसका महत्वपूर्ण शासक जयपाल था। जयपाल ने 1986-87 में गजनी पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पराजित होना पड़ा था। और उत्तरी पश्चिमी भारत में ये भारत का पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उदभांडपुर थी। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था, जिसके शासनकाल में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से प्रतिहारों की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार, राजपूत, पाल या चंदेल? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वाधिक विशिष्ट है। अगला प्रश्न है, देखिए खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सही उत्तर है, कंदरिया महादेव मंदिरों का निर्माण विद्याधर ने करवाया था और कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर के शासनकाल में बना। दोस्तों इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि इस मंदिर के मंडप में जो स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख में बीरिमदा नाम उल्लेखित है, इसकी पहचान विद्याधर के साथ स्थापित की जाती है और ये कहा जाता है कि ये विद्याधर का उपनाम है। चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने महमूद गजनी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखिए ब्रह्मा, सूर्य, शिव या विष्णु? तो सही उत्तर है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों खजुराहो का जो चित्रगुप्त मंदिर है वो सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है और इसका निर्माण विद्याधर के काल में हुआ था। यहाँ पर भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए है और भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंदेल कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, चंदेल कला का मुख्य केंद्र खजुराहो था और चंदेल राजाओं का शासनकाल कला की उन्नति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। और खजुराहो जो छतरपुर मध्य प्रदेश में विद्यमान है, यहाँ लगभग 30 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु, शिव और जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए थे और यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? यानी 4 पैरों के शिव की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, खजुराहो में। दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर के महामंडप के अंतर एक अद्वितीय चतुष्पाद सदाशिव प्रतिमा है और सदाशिव सर्वोच्च शिव के अव्यक्त प्रकट पहलू को माना जाता है जो शैव धार्मिक शब्दावली के लिए निर्माणक हैं। उनके 4 पैर शैव प्रणाली के 4 भागों को दर्शाता है जो इस मंदिर के निर्माताओं द्वारा पालन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था? आपको बताना है। दोस्तों त्रिकोणीय संघर्ष जो था ये कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो सही उत्तर है, ये त्रिकोणीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, इसमें शामिल जो नहीं था इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार देखिए इनमें से तीनों ही शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन सा था? तो सही उत्तर है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के जो संघर्ष का कारण था वो कन्नौज था। कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो है त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था और हर्ष के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। तो याद है आपको, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। ऑप्शन बी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ पर थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी गद्दी पर बैठा था। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है कौन प्रतिहार शासक नहीं था। ऑप्शन है मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल या राजसिम्बा। तो सही उत्तर है दोस्तों राजसिम्बा, ये प्रतिहार शासक नहीं था। नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज और राज्यपाल प्रतिहार शासक थे, जबकि राजसिम्बा प्रतिहार शासक नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। तो उत्तर है मिहिर भोज। दोस्तों ग्वालियर अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है, इससे प्रतिहार शासक मिहिर भोज के विषय में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है और यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों और उनकी वंशावली याद करने का मुख्य साधन है। तो आप जान लीजिए ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है कहाँ से। तो सही उत्तर है लक्ष्मण से। दोस्तों विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति के समान गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति भी विवादग्रस्त है। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था और मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इस वंश के शासक राम के भाई लक्ष्मण, जो उनके प्रतिहार यानी द्वारपाल थे, उनका वंशज होने का दावा करते थे। तो सही उत्तर है प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था वो कौन था। तो सही उत्तर है विद्याधर। दोस्तों राज्यपाल ये जो प्रतिहार शासक था ये विजयपाल का पुत्र था। उसने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया था। महमूद गजनवी के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया और कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। राज्यपाल भाग गया और महमूद ने कन्नौज को खूब लूटा। राज्यपाल की इस कायरता पर तत्कालीन भारतीय शासक अत्यंत कुपित हुए और चंदेल नरेश विद्याधर ने राजाओं का एक संघ तैयार करके उसे दंडित करने का निश्चय किया। और दूब कुंड लेख से पता चलता है कि विद्याधर के सामंत कछवाहा वंशी अर्जुन ने राज्यपाल पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण मंजरी लिखी गई थी किसके द्वारा। तो सही उत्तर है रामायण मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र हैं। दोस्तों उनकी अन्य रचनाओं में भारत मंजरी और दशावतार चरित्र शामिल हैं। तो याद रखिएगा रामायण मंजरी, भारत मंजरी और दशावतार चरित्र ये क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। ऑप्शन है मुंज, भोज, उपेंद्र या शीयक। तो सही उत्तर है भोज। दोस्तों भोज परमार वंश का शक्तिशाली शासक था और इसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की उन्नति हुई। उदयपुर लेख में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, पृथुस की तुलना करने वाले भोज ने कैलाश से मलय पर्वत तक और उदयाचल से अस्ताचल तक की समस्त पृथ्वी पर शासन किया। उसने अपने धनुष बाण से पृथ्वी के समस्त राजाओं को उखाड़कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में बिखेर दिया और पृथ्वी का परम प्रीतिदाता बन गया था। दोस्तों परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उपेंद्र, जिसका कि कृष्णराज नाम था, उसने की थी। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक शीयक अथवा श्रीहर्ष था। परमार शक्ति का उत्कर्ष मुंज के समय में हुआ था। मुंज कला और साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों और मुंज सागर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों परमार वंश का शक्तिशाली शासक भोज था। अगला प्रश्न है वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था। ऑप्शन देखिए धर्मपाल, धंग, मिहिर भोज या परमार भोज। तो सही उत्तर है परमार भोज। दोस्तों सिंधु भोज के बाद उसका लड़का, सिंधुराज के बाद उसका लड़का भोज परमार वंश का शासक हुआ और भारतीय इतिहास में उसकी ख्याति उसकी विद्वत्ता और विद्या और कला के उदार संरक्षक के रूप में है। दोस्तों कविराज की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। ज्योतिष, काव्यशास्त्र, वास्तु आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और धारा के सरस्वती मंदिर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी करवाई। उसकी राजधानी धारा विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। तो सही उत्तर है दोस्तों साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान परमार भोज का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई हैं, इस पर एक कवि की शोकाभिव्यक्ति
किसकी मृत्यु पर हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया था कि निरालंबा सरस्वती यानी सरस्वती अब निराश्रय हो गई हैं, क्योंकि राजा भोज परमार वंश का शासक था और परमारों के पहले शासन केंद्र उज्जैन था। उसके बाद राजधानी धारा स्थानांतरित कर दी गई थी। राजा भोज की मृत्यु के बाद विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा, अद्य धारा निराधरा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। दोस्तों, राजा भोज द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है। तो याद रखिएगा, सम्रांगण सूत्रधार ये राजा भोज द्वारा लिखी गई वैज्ञानिक जो है आविष्कारों पर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के युद्ध में हार गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, तराइन। दोस्तों, किस तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था, यहाँ पर आपको बताना है किस शासक से। तो सही उत्तर है मोहम्मद गोरी। दोस्तों, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ये 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वो हार गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तो ये था 1191 ईस्वी का तराइन युद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ और अपनी रूपवती कन्या संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करवाया और इस अवसर पर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज अपने कुछ चुने हुए सहायकों के साथ छद्म रूप से कन्नौज जा पहुंचा और संयोगिता को बलपूर्वक भरी सभा से उठा ले आया और इससे दोनों के पहले से बिगड़े संबंध और भी कटुतापूर्ण हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, दिल्ली, करनाल या उदयपुर? तो सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर का शासन पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को सौंप दिया था और पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान निवास करते थे, जिसमें जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप आदि उल्लेखनीय हैं और चंद भरदाई पृथ्वीराज का राजकवि था। दोस्तों देखिए, पहले तो माध्यमिक सेवा ने अपने इस प्रश्न में इस उत्तर का ऑप्शन बी माना था, लेकिन संशोधित में इसका उत्तर ए माना है। तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुरुष्क दंड नामक कर किस राजवंश के जो है अभिलेखों में उल्लिखित है, आपको बताना है। तो तुरुष्क दंड ये गढ़वाल वंश के राजाओं में ये कर जो है वर्णित है और गढ़वाल और कलचुर लेखों में विभिन्न करों की एक लंबी सूची मिलती है और इनमें से तुरुष्क दंड नामक कर था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था। फुटकर सामानों की बिक्री करने वाले व्यापारी जो थे वो प्रवणी कर देते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजवंश के शासकों के लेखों में तुरुष्क दंड शब्दावली का उल्लेख हुआ है? तो सही उत्तर है गढ़वाल। गढ़वाल राजवंश के लेखों में तुरुष्क दंड शब्दावली का उल्लेख हुआ है जो कि एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की पत्नी कुमार देवी ने धर्मक्र जिन बिहार का कहाँ बनवाया था? तो दोस्तों, गोविंद चंद्र गढ़वाल की राजधानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। तो यहाँ पे धर्मचक्र जिन बिहार का निर्माण सारनाथ में गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका लक्ष्मीधर। दोस्तों, गोविंद चंद गढ़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और गोविंद चंद को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है, जो इस बात का सूचक है कि वह स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था और उसका मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का पंडित था, तो जिसे कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ लिखा था। तो जो लक्ष्मीधर था ये गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था और उसने कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन।
तो सही उत्तर है दोस्तों लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 ईस्वी इसका शासन था और ये सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नया लक्ष्मण संवत आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न साहित्य से है। उत्तर रामचरित के रचयिता या लेखक कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों भवभूति। भवभूति जो हैं ये उत्तर रामचरित के लेखक हैं। ये संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि ये कन्नौज नरेश यशो वर्मा के दरबार में निवास करते थे। यानी भवभूति यशो वर्मा के दरबार में निवास करते थे और इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। उत्तर रामचरित संस्कृत साहित्य में करुण रस की मार्मिक अभिव्यंजना में सर्वोत्कृष्ट है और इसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, उत्तर रामचरित के लेखक तो आप जानते हैं भवभूति थे उत्तर रामचरित के लेखक। अगला प्रश्न है कृत्य कल्पतरु नाम के ग्रंथ का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लक्ष्मीधर। दोस्तों गोविंद चंद का मंत्री लक्ष्मीधर था। ये शास्त्रों का प्रकांड पंडित और विद्वान था जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें 14 अध्याय हैं और प्रत्येक को कल्पतरु कहा गया है। तो सही उत्तर है लक्ष्मीधर कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक था। अगला प्रश्न है उसी प्रश्न से पिछले प्रश्न से संबंधित है कि गोविंद चंद गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो सही उत्तर है कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने किया था। आखिरी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा यानी कस्टम ऑफ सती को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघातिथि। दोस्तों मध्यकालीन टीकाकार मेघातिथि ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। इसे आत्महत्या और स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया गया था। दोस्तों विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई और गुप्तकालीन मानी जाती है। इस स्मृति में मुद्राओं का विवेचन किया गया है। नारद स्मृति में सबसे अधिक 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है और मनु स्मृति जो कि भारतीय कानून संहिता मानी जाती है इसमें 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने पूर्व मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे हम मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत संपन्न करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं किसी अन्य टॉपिक पर जिस पे आपको कुछ समझ में न आ रहा हो उसके बारे में भी हमें बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।